नवंबर के समाज जनन की इस कक्षा में आज आपको समाज अध्ययन के दूसरे विषय डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला पार्ट डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में बताया जाएगा। इसकी शुरुआत की जाएगी। आज इसका पहला पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी वे हैं टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें इस पाठ में पहले दो देशों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से हम अंत में यह समझने में समर्थ होंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। इसमें पहली कहानी शुरू होती है चिली से। चिली एक देश है जो दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। यह एक लंबा सा देश है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। यह बिल्कुल उसी तरह के आकार में है जैसे आप अपने देश में एक राज्य केरल को देखेंगे। जैसे केरल का मानचित्र पर उसका लोकेशन है, वैसे ही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चिली का लोकेशन है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल्वाडोर आलंदे से। साल्वाडोर आलंदे 1970 में चिली का राष्ट्रपति बनता है। वह सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली का फाउंडर मेंबर होता है और इसकी पार्टी कोलिशन के माध्यम से सत्ता में आती है और साल्वाडोर आलंदे 1970 में चिली का राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति बनने के बाद उसके द्वारा जनहित के कई कार्य किए जाते हैं, जिन कार्यों को लेकर अमेरिका जैसे पूंजीपति देश चिली के इस शासक से खार खा जाता है और वह किसी भी परिस्थिति में इसके शासन को अंत करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। इसी क्रम में वहाँ के जनरल पिनोशे के द्वारा 1973 में तख्ता पलट की जाती है। उसी सितंबर 1973 की घटना से शुरुआत होती है इस पाठ का, जिसमें साल्वाडोर आलंदे अपना अंतिम भाषण रेडियो पर दे रहा होता है। उसमें वह बताता है कि मुझे चिली से प्रेम है, मैंने चिली वासियों के लिए जी जान एक किया, मैंने हर संभव प्रयास किया कि चिली वासियों के जीवन में सुख का प्रकाश हमेशा विद्यमान रहे, उनकी समस्याओं का निदान हो। लेकिन मैं जानता हूं कि आज जो मैं कुछ कहने जा रहा हूं वह मेरा अंतिम कथन होगा, अंतिम भाषण होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके बाद मैं जीवित नहीं बचूंगा, क्योंकि जो परिस्थितियां बन गई है उस परिस्थिति के अनुसार विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन और अन्य महत्वपूर्ण भवनों पर कब्जा कर लिया है। अब वे राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े आ रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में मेरा संदेश यह है
कि आज जो चिलीवासी इन धोखाधड़ों के द्वारा, इन देशद्रोहियों के द्वारा जो एक नई सत्ता की कामना को लेकर चिली के इतिहास को बदलने जा रहे हैं, निसंदेह यह चिलीवासियों के लिए काला अध्याय है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी चिलीवासी एक साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे और अंधेरा छटेगा और आपके जीवन में उजाला आएगा। साल्वाडोर अलांदे ने अपनी जनता के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, लोगों के लिए रोटी पानी रोजगार की व्यवस्था की। उसने विदेशी कंपनियों के कार्य पर रोक लगा दिया, बच्चे एवं महिलाओं के लिए दूध और स्वास्थ्य की व्यवस्था की। चूंकि वह सोशलिस्ट पार्टी से संबंध था और उसकी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थी, इसलिए अमेरिका ने जारूजेल्स्की को उसकी तख्ता पलट करने के लिए उसका समर्थन मांगा और सितंबर 1973 में जारूजेल्स्की, जो चिली का जनरल था, वह साल्वाडोर अलांदे के खिलाफ एक मिलिट्री अभियान किया और उस कूप के माध्यम से उसने साल्वाडोर की सत्ता को उखाड़ फेंकी और वहाँ पर अपना सैन्य तानाशाह का शासन शुरू किया। 1988 में उसने रेफरेंडम लाया। वह चिली की जनता से जानना चाहता था कि चिली की जनता अब उसे पसंद करने लगी होगी और चाहती होगी कि वह सत्ता में रहे, इसलिए उसने रेफरेंडम लाया। रेफरेंडम वोट देने की एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ या समर्थन में जनता अपना सीधा विचार व्यक्त करती है, हाँ या ना के रूप में। जब 1988 में जारूजेल्स्की ने पिनोशे ने रेफरेंडम लाया तो जनता के द्वारा इनकार कर दिया गया और इसी रेफरेंडम को आधार बनाकर आगे चलकर जारूजेल्स्की की सत्ता गई। जारूजेल्स्की के सत्ता के दौरान साल्वाडोर अलांदे के जितने भी सहयोगी थे उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। सरकार के खिलाफ विचारधारा रखने वाले लोगों को जेलों में कैद कर दिए गए, उन्हें राजनैतिक बंदी बना दिया गया। बहुत सारे को देश निकालने की सजा दी गई और बहुत सारे की हत्या कर दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी क्रम में अल्बर्टो बेकलेट, जो एयरफोर्स का अधिकारी था, वह भी इसमें यातना पाया। उसके परिवार के ऊपर पिनोशे की सरकार ने काफ़ी यातनाएं दी। 2006 में अल्बर्टो बेकलेट की पुत्री मिशेल बेकलेट चिली की राष्ट्रपति बनी। आज चिली में प्रजातांत्रिक शासन है। दूसरी कहानी है पोलैंड की। यह एक यूरोपीय राष्ट्र है जिसकी सीमा पूर्व में यूएसएसआर यानी रूस से लगी हुई है। यह घटना है 1980 की, जब धीरे धीरे सोवियत रूस, जो साम्यवादी शासन का एक गढ़ माना जाता था, धीरे धीरे यह विचारधारा सोवियत रूस में दम तोड़ने लगी थी और सोवियत रूस की विचारधारा
पोलैंड में लागू थी। पोलैंड में सोवियत रूस की विचारधारा पर बनी हुई सरकार काम कर रही थी। यहाँ उस समय 1980 के दशक में जनरल जारुजेल्स्की का शासन था। यह एक साम्यवादी सरकार थी जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के द्वारा चलाई जा रही थी। यह सरकार भ्रष्ट थी। इस सरकार के द्वारा देश में बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई थी। सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार के बात बोलने या लिखने पर सजा का प्रावधान था। उसे प्रकट नहीं किया जा सकता था। इसी क्रम में 1980 में लेनिन शिपयार्ड के कर्मचारियों के द्वारा प्रचलित जारुजेल्स्की के सरकार के खिलाफ स्ट्राइक यानी हड़ताल का आयोजन किया गया। यह आयोजन एक महिला क्रेन ऑपरेटर के लिए किया गया, जिसे गैर कानूनी तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व लेक वालेसा के द्वारा किया गया, जो स्वयं भी 1976 ईस्वी में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मांग करने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पूरे देश में जगह जगह हड़तालें होनी शुरू हो गई। हालांकि साम्यवादी सरकार थी। साम्यवादी सरकार में किसी भी तरह के हड़ताल या अन्य संगठनों का निर्माण करना प्रतिबंधित था। फिर भी यह हड़ताल जोर पकड़ी और जारुजेल्स्की को इन हड़तालियों के समक्ष झुकना पड़ा। लेक वालेसा ने 21 सूत्री मांग जारुजेल्स्की के समक्ष रखी। आपको एक बात मैं बता दूं कि यह लेनिन शिपयार्ड जो थी वह डांस्क एक शहर है पोलैंड में, वहाँ थी और वहीं पर यानी डांस शहर से ही स्ट्राइक का आयोजन हुआ था। और उस हड़ताल ने इतना जोर पकड़ा कि जारुजेल्स्की को घुटनों पर ला दिया और प्रदर्शनकारियों के साथ उसे 21 सूत्री मांगों पर समझौता करना पड़ा। इसी क्रम में जो प्रमुख मांगे थी, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, विचारों की अभिव्यक्ति लौटाई जाए, प्रेस की स्वतंत्रता लौटाई जाए, ट्रेड यूनियनों के निर्माण, उसके रख रखाव, मेंटेनेंस से संबंधित अधिकार प्रदान किए जाएं, किसी भी प्रकार के संगठनों के निर्माण का अधिकार होना चाहिए, आदि बातों को लेकर जारुजेल्स्की राजी हुआ और तब जाकर के यह आंदोलन खत्म हुआ और लेक वालेसा ने एक यूनियन बनाया, ट्रेड यूनियन बनाया, जिसका नाम उसने सॉलिडेरिटी रखा। और आगे चलकर इसी सॉलिडेरिटी मूवमेंट के माध्यम से लेक वालेसा ने जारुजेल्स्की के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए वहाँ की प्रचलित साम्यवादी सरकार को उखाड़ फेंका और 1990 में प्रजातंत्र ने पोलैंड में अंगड़ाई ली और इस चुनाव में लेक वालेसा की पार्टी को बहुमत मिली और लेक वालेसा पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 1981 में जो स्ट्राइक हुआ उसमें जो 21 सूत्री मांगे मानी गई
शीघ्र ही जारूजेल्स्की को लगा कि यह मेरी सत्ता के लिए थ्रेट है, मेरे सत्ता के लिए खतरे की घंटी है। तो उसने मार्शल लॉ लगा दिया पोलैंड में। मार्शल लॉ लगा देने के कारण पूरे पोलैंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। आम जनता का जीवन नारकीय हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की आर्थिक दशा खराब हो गई, राजनैतिक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गए। तब ऐसी अवस्था में लेक वालेसा की सॉलिडरिटी पार्टी ने 1988 में फिर से आंदोलन किया हड़ताल के माध्यम से, और इस बार जारूजेल्स्की की सरकार को झुकना पड़ा। उसे पोलैंड में आम चुनाव कराने पड़े और इस चुनाव में लेक वालेसा को बहुमत मिली और लेक वालेसा पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इस तरह आज आपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नवंबर के प्रथम पाठ डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड में प्रथम पार्ट यानी खंड के बारे में आपने जाना। इसमें आपने कूप, मार्शल लॉ, रेफरेंडम ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिनकी परिभाषा समझनी और लिखनी आनी चाहिए। कूप एक ऐसा अभियान होता है जो अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से प्रचलित सरकार को उखाड़ फेंका जाता है। इसकी प्रकृति शांत भी हो सकती है और उग्र भी हो सकती है। जब देश के अंदर सेना के द्वारा शासन किया जाता है, सैन्य शासित सरकार होती है, तब इसे मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता है। वोट देने का वैसा अधिकार जिसके अंदर जनता सीधा अथॉरिटी से यह कह सकती है किसी प्रपोजल के एक्सेप्टेंस और उसके अस्वीकृति के बारे में, तो वोट का यह राइट रेफरेंडम के नाम से जाना जाता है, जनमत के नाम से जाना जाता है। फिर इसकी दूसरी कड़ी पार्ट 2 में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। उम्मीद है इस प्रथम खंड में वर्णित बातों को आप समझ गए होंगे। इससे पहले इससे संबंधित नोट्स आपके समक्ष उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि आप इन्हें समझें और बाद में जब इसके बारे में आपको बताया जाए तो आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।